बाजार में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गिरावट दिखी है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई लेवल से काफ़ी गिर भी चुके हैं। वैल्यूएशंस को लेकर जो पहले चिंताएं थी वो अब थोड़ी सी कंप्रेस होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, निवेश की किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से सेक्टर्स में अब अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, सब पर चर्चा करने के लिए मिलिंद सर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया सबसे पहले तो समय निकालकर ईटीना स्वदेश के स्टूडियो में जुड़ने के लिए। ऑल टाइम हाई लेवल से तो भारी गिरावट दिखी है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको लगता है मार्केट्स टाइम बीइंग के लिए बॉटम आउट हो चुके हैं और शायद लमसम इन्वेस्ट करें या थोड़े स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करने की सलाह? सो आई डोंट नो वेदर टाइम बीइंग के लिए बॉटम अप हो चुके हैं, पर आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं है, बट आई थिंक टेम्पल्टन जी ने कहा था एक बार कि व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट यू शुड बी बाइंग इवन इफ इट्स योर ओन ब्लड. So I think it's a similar time and मुझे लगता है कि धीरे धीरे मार्केट में निवेश करते रहना चाहिए इवन एट दिस लेवल. ओके, तो कौन से वो बड़े सेक्टर्स होंगे आपको लगता है कि शाइन या आउट परफॉर्म करेंगे अगले कुछ सालों में? So मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि अपना जो मेगा ट्रेंड है वो कंजम्पशन का मेगा ट्रेंड है. बट जब मैं कंजम्पशन बोलता हूँ तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है, रिटेल है, फार्मास्यूटिकल्स है, हॉस्पिटल्स है, इंश्योरेंस है, ये सब उसी में आते हैं क्योंकि ये सबको बेनिफिट होता है जब कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाता है. सो ये जो सेक्टर्स हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजम्पशन, हम ऐसा समझते हैं कि उसमें करीब 75% आपका जो पोर्टफोलियो है वो उसमें आना चाहिए और बाकी का 25% आप डिवाइड कर सकते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर other stocks like technology, though frankly we are underweight on technology. Okay, all right, so underweight on technology और पोर्टफोलियो को किस तरह से डिवाइड करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है, ये भी मिलिंद सर ने हमें बताया. गुड मॉर्निंग सर. साथ ही एज वी वर डिस्कसिंग कि बॉटम को पकड़ना तो मुश्किल है और मार्केट में करेक्शन भी जरूरी है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं जो अगर आ जाएं तो बाजार को सपोर्ट मिले. वन सच इज एफआईआईज की वापसी. When do you see the FIIs coming back? And again जहाँ हम सेक्टर्स की भी बात कर रहे थे, न्यू एज सेक्टर्स भी अब उभर रहे हैं ट्रेडिशनल सेक्टर्स के साथ साथ. So your take on that? तो मैं थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना चाहूँगा. 2003 से 2008 जब मार्केट में 6.5 टाइम्स ग्रोथ हुआ था, अराउंड 2006, और उसमें बहुत सारे करेक्शंस आए थे. अराउंड 2006 सबसे बड़ा करेक्शन आया था जब मार्केट 30% नीचे आ गया. उस समय सब जो उस समय के लीडर्स थे, एबीबी, सीमेंस, वोल्टास एंड मेनी अदर्स, दे केम डाउन एनीवेयर बिटवीन 25 to 40%. अगर आप उस समय के रीजंस देखेंगे तो रीजंस भी बहुत सिंपल थे, सिंपल यानी सिमिलर थे. FIIs आर प्रॉफिट बुकिंग, इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू स्लो डाउन, देयर इज ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई once the market started coming down, small investors, HNIs, everyone sold. But from there, after a few months, market again went up 2.5 times. So overall it was about 6.5 times. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी का जो दौर है वो उसी दौर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ से यानी मुझे लगता नहीं है बुल मार्केट खत्म हो गया है. ये पहली बात. आपने न्यू एज कंपनीज की बात की, हाँ वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, पर लोगों को केयरफुल रहना चाहिए जब न्यू एज में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज ये नया बिजनेस है, उसमें देयर विल बी मेनी फेलियर्स ऑल्सो. सो वन विल हैव टू लुक एट दोज कंपनीज जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी है, जहाँ पे फाइनेंशियल्स, खैर मेनी ऑफ दीज कंपनीज मे नॉट बी शोइंग प्रॉफिट्स, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज इफ यू कैन सी देम मेकिंग प्रॉफिट्स ओवर 7-8 years, देन यू शुड बाय दोज कंपनीज, बट केयरफुल रहना बहुत जरूरी है. मिलिंद सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग. मैं अभिषेक बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से. गुड मॉर्निंग. मुंबई में होते सर आपके साथ साथ तो अच्छा मज़ा आता. लेकिन अच्छा एक सवाल सर आपका होगा आपसे मेरा, आप बाजार के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम किसको देख रहे हैं? FIIs के सेल ऑफ को देख रहे हैं जो लगातार चल रही है, या फिर ट्रंप ने अभी जो टैरिफ टेरर किया हुआ है ये बड़ी प्रॉब्लम है? एक और चीज़ निकल के आ रही है कि जो टैरिफ वाले जो प्रॉब्लम है, अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन वहाँ भी लोगों को शायद लग रहा है, वहाँ की इंडस्ट्री को लग रहा है कि हमारे लिए भी कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ है नहीं. तो आपको लगता है कि जो कुछ होना था टैरिफ के मोर्चे पर हो गया है या अभी और बाकी है? अभिषेक ऐसा है कि ट्रम्प जो कर रहे हैं वो
वो समझते हैं कि अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया है, हो भी सकता है, पर एट द सेम टाइम ज़्यादा टैरिफ लगेंगे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ भी सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैरिफ इम्पोजिंग इज मोर ऑफ पोस्चरिंग, एंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टैरिफ्स नहीं लगेंगे। अभी आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज का ही एक एग्जांपल लीजिए। सॉफ्टवेयर सर्विसेज अमेरिका को बहुत नेसेसरी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक उसके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगेंगे। फार्मा इज अनदर थिंग वेयर द फार्मा में वहाँ का इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है अमेरिकन इकोनॉमी से भी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल नीड इंडियन फार्मा, दे विल नीड चीप मेडिसिन। सो आई डोंट थिंक उस पर भी टैरिफ लगेंगे। हाँ, टैरिफ लग सकते हैं, कोई कोई इंडस्ट्रीज पे लग सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है उसका मेजर इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा। मिलिंद सर, आपने फार्मा की बात की, अमेरिका की बात की, तो स्वाभाविक सी बात है आईटी की बात कर लेते हैं। मुझे याद है कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने, जब उनकी जीत की खबर आई तो हमने देखा कि बाजार में एक तरह से सेलिब्रेशन का माहौल था, आईटी शेयर भी दौड़ रहे थे। हाल फिलहाल हमने देखा कि हालांकि आईटी शेयर अपने महीने भर में 5 से 10% कमज़ोर हुए हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करने की वहाँ पर बातें चल रही हैं, लेकिन आईटी में सेम चीज़ है, मतलब भारत से ज़्यादा सस्ते प्रोफेशनल उनको कहाँ पर मिलेंगे? तो आपको लगता है कि डरने की बात है या फिर ये जो गिरावट आ रही है आईटी स्टॉक्स में, लोअर लेवल पर एक्युमुलेट करने का मौका है ये? मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर मार्केट में देखा जाए तो ये टाइप का जब फॉल आता है तो दिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ग्लोबल सिचुएशन है, बट ओवर अ पीरियड दैट सेटल्स डाउन। So I think it is always better to keep buying when the market has fallen significantly. At the same time, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ लगा दे, धीरे धीरे निवेश करते रहना चाहिए, and with a long term view at least of 5 years, if not more. ठीक है, तो ये नज़रिया आईटी सेक्टर को लेकर। लेकिन आपने कंजम्पशन की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी मास कंजम्पशन वर्सेस प्रीमियम कंजम्पशन, स्पेशली जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में, जहां पर प्रीमियम कंजम्पशन पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ नजर आया है। कोविड के बाद एक बड़ा बूम दिखा, और ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 20% करेक्ट भी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट के मौके बनेंगे? हमने कभी रियल एस्टेट सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। वी प्रेफर टू प्ले इट थ्रू होम फाइनेंस कंपनीज। ओके, विद इन दैट ऑल्सो वी look at those companies which are in affordable housing, financing affordable housing, and I'll tell you the reason. हम जब देखते हैं तो हमको लगता है प्रीमियम कंजम्पशन, बट इफ यू सी इंडिया, ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज by Indian standards rich, by American standards it's middle class. Below that is the 90% of the population which cannot have even their day-to-day expenses covered. And this is the population, जब per capita income बढ़ेगा तो इनका benefit सबसे ज़्यादा आएगा. So that is the reason why you should look at those businesses or those industries who cater to these. I am not saying that premium में नहीं देखना चाहिए, वहाँ पे भी देखना चाहिए, but मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा growth आपको मिलेगी इन कंपनीज से जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को देखते हैं। Well explained, Milind sir. And now a few questions on a lighter note actually. हमारे व्यूअर्स को लगातार हम ये भी बताते हैं कि बाजार में जिस तरह से वॉलिटिलिटी इस वक्त छाई हुई है, ऐसे में आपाधापी में कुछ ना करें, इनफैक्ट अपनी नॉलेज को बढ़ाने की भी कोशिश करें। सो हैविंग सेड सो, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स को एडवाइस आप क्या देंगे? आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है? मे बी यू रीड अ लॉट, सो कौन सी बुक्स हैं जो आप पसंद करते हैं? एंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विच यू बैंक ऑन? So there is one book which I recently read, which is called "I Will Not Go There If I Knew Where I Would Die." Now this is basically a book which is a sort of a fictitious conversation between a seeker, as he is called, and Warren Buffett and Charlie Munger. तो उसमें जो उन्होंने philosophy explain की है वो बहुत ही बढ़िया है. Coming to my own philosophy, it's very simple that when you are investing in stock markets, you are investing in a business. And when you are investing in a business, your focus should be whether this business has got long-term opportunity, and reason for that is simple, that India is a growth economy. India अभी mid income भी नहीं, अभी lower income से ऊपर आ रहा है, $2,500 अपना per capita GDP है. तो वहाँ से जब $10,000 होगा होपफुली,
वो पीरियड में विच आर द कंपनीज विच विल बेनिफिट द मोस्ट, फोकस ऑन देम. इट डजेंट मैटर वेदर इट्स मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स. आइडियली मैं कहूँगा कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को या रिटेल इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे बहुत टर्न अराउंड होते रहता है. लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिंस यू आर आस्किंग ऑन अ लाइटर नोट, कि देर आर सर्टन कंपनीज इवन इन माई केस which are similar to a song which is not a very famous song, but it's on Gauhar Khan, I think. It's called Jhalla Walla. Yeah. जहाँ पे वो कहते हैं कि हमने समझा था गोल्डन जुबिली, जैसे वो मैटिनी दिखा के चुम्मा दे गया. So you will fall in that trap. So it's very essential. Please don't do that. Focus on good quality mid cap which has got long term potential. Even large caps don't matter. Look at them. If you see long term potential in that, invest in that. लेकिन हमारे एसआईपी निवेशकों के लिए क्या राय होगी? कोविड के बाद एक बड़ा बूम दिखा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन जब ऐसी गिरावट आती है तो यूजुअली इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, रिस्क एपेटाइट कम होता है. उनके लिए क्या राय होगी? आई थिंक SIP कंटिन्यू करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी अगर SIP नहीं कंटिन्यू करेंगे तो फायदा क्या है. सो इट्स बेटर दैट दे कंटिन्यू द SIP. इफ दे वांट टू चेंज their investment from one fund to other fund, do it, but do it carefully. That's the only thing I would say. But investing तो करना ही चाहिए. मिलिंद सर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वो गाने की लाइनें आपने गा के सुना भी दी. मतलब आप तो फिल्मों के बड़े शौकीन लग रहे हैं मुझे. अच्छा, एक चीज़ और आपसे जाननी है सर. मुझे ऐसा लगता है कि बाजार की ये जो गिरावट चल रही है, इस गिरावट में एक अगर हम अच्छी चीज़ हम खोजें तो वो लगता है कि जो थोड़े वीक इन्वेस्टर हैं या फिर जो वीक ट्रेडर हैं वो बाहर हो जाएंगे, और एक बार बाजार अगर संभलता है तो शायद हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे. आप ज़रा ये बताइए, आप चूंकि बहुत शानदार पोर्टफोलियो मैनेजर भी हैं, अगर किसी को अभी पोर्टफोलियो प्लान करना हो, अगर किसी को 100 रुपये डालने हो बाजार में, तो आपके हिसाब से इक्विटी में कितना डालें, रियल एस्टेट में कितना होना चाहिए, गोल्ड में कितना होना चाहिए, और इक्विटी में भी अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप का रेशियो बता दें वो भी अच्छा होगा. ओके, सो इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, मैं गोल्ड और सिल्वर को इन्वेस्टमेंट नहीं समझता हूँ, बिकॉज दीज आर समथिंग विच यू बाय एज इसेंशियल्स प्रॉब्ली. रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. रियल एस्टेट आपकी ज़रूरत है, इन्वेस्ट उतना ही कीजिए जो आपकी ज़रूरत है. व्हेन इट कम्स टू इक्विटी एंड डेट, द इशू हियर इज़ वेरी सिंपल, दैट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है और कैपेसिटी कितनी है. बिकॉज आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लाइक मैं अगर से 35 साल का हूँ तो मेरी रिस्क के टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई, कैपेसिटी बहुत हाई होगी, बट मेरी थॉट प्रोसेस उतनी नहीं होगी तो प्रॉब्लम होता है. बट बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक एट अ लोअर एज you should have at least 70% equity, 30% debt. At a higher age, if you are comfortable with equity, you should be 50% equity and 50% debt. Within equity, I think the distribution should be irrespective of market cap. But as I said, that you need to do some homework. If you can't do homework, just put in Nifty ETF and a little bit in mid cap and small cap funds. That is the best for people who cannot do their homework. But if they can do their homework, it is better to look at a company rather than market cap. And if you are convinced that this company is likely to grow over a longer period of time, management is good and financials are good, leverage is less, then be invested in those companies and stay on. Don't panic. बढ़िया. स्टॉक पिकिंग आपको कैसे करनी है, कैसे पोर्टफोलियो प्लान करना हो, बहुत ही बारीकी से सर ने मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम शब्दों में आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझा दिया. मिलिंद सर, अब बाजार आप देखिए गिर रहा है, रिवर्स गियर लगा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि नहीं FIs. अच्छा, बार बार ये सवाल आएगा, आप सोच रहे हो कि हम FIs के सवाल 2-3 बार क्यों पूछ रहे हैं, ये लोगों के मन में है और हम वो सामने रख रहे हैं. मान लीजिए कि आपको अगर जिम्मा मिल जाए कि आप जाके FIs को कन्विंस कीजिए और भूलिए कि नहीं भारत में निवेश कीजिए, तो आप उनको क्या कहेंगे, भारत के बारे में क्या बता के कन्विंस किया जा सकता है FIs को लौटने के लिए? It's very simple, that it's the largest growing economy in the world, and we have a stable government. We have a per capita GDP which has just crossed the threshold of $2,500, and there is enough anecdotal evidence globally that whenever a country's per capita GDP crosses $2,500, the move from $2,500 to $7,000 happens very rapidly in a span of 6 to 10 years.
आई डोंट थिंक दिस टाइम इट्स डिफरेंट. लाइक पीपल से दैट नहीं ये बार कुछ अलग है, वैसा कुछ नहीं होता है. इकोनॉमी में दिस टाइप ऑफ साइकिल्स कम एंड गो. सो इंडिया इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. येस, दे आर बुकिंग प्रॉफिट्स नाउ, बट आई एम श्योर दे विल कम बैक. FIIs की वापसी फिर एक बार भारतीय बाजारों में होगी, ऐसा मिलिंद सर का मानना है. सर बहुत बहुत शुक्रिया समय Thank निकाल you. कर आप Thank हमारे you, साथ आशीषा. स्टूडियो में आए और इतनी बातचीत की.